नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु कुमार शर्मा। मैं राजकीय महाविद्यालय रेवदर, जिला सिरोही, राजस्थान में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की समस्याएं। इससे पिछले वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा इस विषय पर हमने आप लोगों से बातचीत की थी और किस तरह से गारसादा तासी से शुरू होकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल से होती हुई यह परंपरा डॉक्टर बच्चन सिंह तक चली आती है। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य या हम बात करें और भी विस्तृत रूप से तो किसी भी साहित्य के इतिहास लेखन में मूलभूत समस्याएं क्या हो सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं इस विषय पर। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे पहली समस्या है काल विभाजन और नामकरण। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की दिशा में पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी के द्वारा किया गया, लेकिन काल विभाजन और नामकरण की दिशा में प्रथम प्रयास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 अध्यायों में विभाजित किया। चूंकि ये एक प्रारंभिक प्रयास था और इसमें जो नामकरण और जो काल विभाजन किया गया था वो सम्यक नहीं था, और इस दिशा में जो अगला हम प्रयास देखते हैं वो है मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधुओं का जो काल विभाजन है वह भी काफी विस्तृत है। एक एक कालखंड के उन्होंने फिर दो दो भागों में उनको और विभाजित किया है और उनके नामों में भी साम्यता नहीं है। इस विषय पर पूरी विस्तार से चर्चा के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र, इन समस्त विद्वानों द्वारा किए गए काल विभाजन और नामकरण पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो सबसे पहली जो समस्या इतिहास विदों के सामने, जिन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन की दिशा में कार्य किया, वो सबसे पहली चुनौती यही थी कि इतने लगभग 900,000 वर्षों के साहित्य के इतिहास को किस आधार पर विभाजित किया जाए और उनके नामकरण क्या किए जाएं। तो वर्तमान में हम जो देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र का जो काल विभाजन है वह सबसे ज़्यादा मान्य है। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, उसके बाद में मध्यकाल जिसके दो भाग है, भक्तिकाल और रीतिकाल, 1400 से लेकर 1600 और 1600 से लेकर 1850 तक, और 1850 से लेके अब तक जो है आधुनिक काल, जिसका डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल का विभाजन किया है। पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग उनके दूसरे नामकरण दिए हैं। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, नवलेखन काल। इस तरह से काल विभाजन और नामकरण की जो समस्या है वो इन सभी इतिहासविदों के सामने एक चुनौती बनकर आई, और उस चुनौती को सबसे पहले पार किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया, उनके द्वारा आदिकाल की जो सीमा तय की गई, वह सबसे ज़्यादा मान्य और स्वीकार हुई। तो इस प्रकार से ये पहली चुनौती जो है वो है काल विभाजन और नामकरण। विस्तार से इस विषय पर जानने के लिए आप इसी विषय पर बना हुआ मेरा वीडियो देख सकते हैं। दूसरी समस्या है आदिकाल का सीमांकन। आदिकाल का आरंभ कहां से माना जाए, कहां से और कब तक माना जाए, यह दूसरी बड़ी समस्या थी। ग्रियर्सन ने 700 से लेकर 1300 ईस्वी तक आदिकाल का सीमांकन किया है। मिश्र बंधुओं ने 700 से लेकर 1444 विक्रम संवत। अब विक्रम संवत और ईस्वी सन में आपको पता है कि 57 वर्ष का अंतर है, तो विक्रम संवत से ईस्वी सन निकालने के लिए आप उसमें से 57 वर्ष घटा दें तो आपको ईस्वी सन प्राप्त हो जाएगा। आचार्य शुक्ल का है 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की सीमा मानी है 1000 से लेकर 1400 ईस्वी तक। राहुल शंकराचार्य ने आदिकाल का आरंभ जो है 8वीं सदी से माना है, तो गुलेरी जी ने 10वीं सदी से माना है। डॉक्टर नगेंद्र 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक मानते हैं। अब आज की तारीख में हम बात करें तो सम्यक जो काल विभाजन है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही माना जाता है।
डॉक्टर नगेंद्र का जो काल विभाजन और नामकरण है वह भी सम्यक है, लेकिन आदिकाल के आरंभ की जो सीमा है उसको डॉक्टर नगेंद्र काफी पीछे ले जाते हैं, 650 ईस्वी तक। यदि आप 650 ईस्वी तक इसको पीछे ले जाते हैं तो इसमें अपभ्रंश की सारी रचनाएं जो है सम्मिलित होंगी, ये एक खतरा जो है बना रहता है। तो आदिकाल का जो सीमांकन है उसमें आचार्य शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो आदिकाल की सीमा तय की गई है वह लगभग सभी विद्वानों के द्वारा स्वीकार की गई है और आधुनिक शोध से भी ये प्रमाणित होती है। तो आचार्य शुक्ल ने जो 1050 विक्रम संवत दिया है उसमें से हम 57 वर्ष कम करें तो लगभग वही 1000 ईस्वी के आसपास ये आदिकाल के आरंभ की सीमा ठहरती है। और 1375 में से भी 57 वर्ष कम करें, 10, 20, 50 साल का अंतर जो है किसी साहित्य के इतिहास में किसी कालखंड में कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। 50 साल का अंतर कोई बहुत महत्वपूर्ण अंतर नहीं माना जाता है। तो हम आचार्य शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो आदिकाल का सीमांकन है उसे ही स्वीकार करेंगे। आदिकाल के नामकरण की समस्या, ये तीसरी बड़ी चुनौती इतिहासकारों के समक्ष रही। ग्रियर्सन ने आधुनिक आदिकाल का नामकरण चारण काल किया, क्योंकि ग्रियर्सन के समय तक बौद्ध, सिद्ध, नाथ और जैन और लौकिक साहित्य की बहुत ज़्यादा खोजबीन नहीं हो पाई थी। और ग्रियर्सन चूंकि स्वयं अंग्रेजी भाषी थे और उनकी भी अपनी सीमाएं थी, इतना पर्याप्त शोध नहीं हो पाया था, तो वो रासो साहित्य से ही ज़्यादा अवगत थे और उससे प्रभावित भी बहुत अधिक थे। इसलिए उन्होंने रासो साहित्य की रचना करने वाले चारण भाट कवियों के नाम पर इस कालखंड का नामकरण चारण काल कर दिया। मिश्र बंधु ने इसका नाम आरंभिक काल रखा है, तो आचार्य शुक्ल ने इसका नाम वीरगाथा काल रखा है। पिछले वीडियो पर मैंने आपसे इसमें काल विभाजन और नामकरण में जब हम आचार्य शुक्ल की बात कर रहे थे तब हमने चर्चा की थी कि वीरगाथा काल जो नामकरण है, तो शुक्ल जी भी जो है वो एक तो उनकी प्रबंध रचनाओं के प्रति उनका बड़ा आग्रह है और उनकी जो लोकमंगल की दृष्टि है उसको देखते हुए शुक्ल जी भी रासो साहित्य से अधिक प्रभावित हैं। और शुक्ल जी ने तो बौद्ध, सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य को जो है सांप्रदायिक शिक्षा कहकर नकार ही दिया है। अब शुक्ल जी के जो समर्थक है वो उनका बचाव करते हुए कहते हैं कि भाई, और दूसरी आपत्ति ये भी लगती है कि वीरगाथा काल नाम से ये सिद्ध होता है, प्रतीत होता है कि इसमें केवल वीर रस की रचनाएं, तो क्या अन्य रसों की रचनाएं इस कालखंड में देखने को नहीं मिलती। तो वीर गाथा से आशय या वीर गाथाओं से, वीर गाथा काल से शुक्ल जी का आशय वीर रस से न होकर किससे है, वीर गाथाओं से है। तो यहाँ वीर गाथाओं से आशय सीधा सीधा जो है रासो साहित्य को लेकर ही है। और नवीन शोध से ये प्रमाणित हो गया है कि अधिकांश जो रासो नाम परक रचनाएं हैं वो प्रामाणिक नहीं हैं। आगे चलकर फिर शुक्ल जी ने अपने इस नामकरण पर जो आपत्तियां आई उनका सुधार किया और 1940 में उनका जो संवर्धित, परिवर्धित, संशोधित संस्करण आया हिंदी साहित्य के इतिहास का, उसमें उन्होंने दो नामकरण किए और वीरगाथा काल आदिकाल, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल और आधुनिक काल गद्यकाल, इस तरह से दो नामकरण किए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम पहली बार आदिकाल रखा, जो कि सर्वमान्य हुआ, सर्वस्वीकृत है और आज सबसे ज्यादा प्रचलन में है। राहुल संकृत्यायन ने जो है सिद्ध सामंत काल नाम दिया है इसका। राहुल संकृत्यायन ने बहुत सिद्धों की अनेक रचनाओं की खोजबीन की और दूसरा रासो साहित्य उस समय प्रकाश में था ही, तो जैन और नाथ साहित्य का उस समय इतना प्रकाश नहीं आ पाया था। सिद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य का तो स्वयं राहुल जी ने तिब्बत, चीन आदि घूम घूम करके जो है उसका उनकी खोजबीन की, उनका शोध किया, दूसरी भाषाओं से उनके अनुवाद किए, तो इसलिए उन्होंने इस कालखंड का नामकरण सिद्ध सामंत काल किया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका नाम बीज वपन काल करते हैं, बीज बोने का काल, जो कि बहुत ज़्यादा संगत प्रतीत नहीं होता। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसका आदिकाल के दो खंड किए हैं, संधि काल और चारण काल।
तो अपभ्रंश का जो साहित्य है और जहाँ हिंदी और उसकी जो बोलियां हैं वो विकासमान हो रही थी, उस कालखंड को उन्होंने संधि काल नाम दिया है। और आदिकाल जिसमें हिंदी और उसकी बोलियों में रचना हुई है, उसी चारण काल, वो भी रासो साहित्य से प्रभावित दिखते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये नामकरण भिन्न भिन्न विद्वानों ने नामकरण किए हैं और इनमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नामकरण आदिकाल सर्वमान्य और सर्वस्वीकृत है। अब कुछ और नामकरण देख लें। तथ्यों की दृष्टि से आपको ये ध्यान रखने चाहिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसका नाम वीरगाथा युग रखा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल, गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल, डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल, सुमन राजे जिन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है आधार काल, और डॉक्टर नगेंद्र ने इसका नाम आदिकाल रखा है। अब अगली समस्या आती है हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के समक्ष कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाए। तो ग्रियर्सन ने, शिव सिंह सरो के लेखनकर्ता शिव सिंह सेंगर ने और मिश्र बंधुओं ने पुष्य या पुंड कवि जो कि अपभ्रंश के हैं उनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहु संकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का कवि माना है प्रथम। डॉक्टर रामकुमार वर्मा शंभू जो कि अपभ्रंश के कवि उनको मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र शूरी जिनका भरतेश्वर बाहुबली रास रचना है, उन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को मानते हैं। तो बच्चन सिंह ने विद्यापति को और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुंज कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब आचार्य शुक्ल की हम बात करें तो शुक्ल जी ने सीधे सीधे अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में हिंदी का प्रथम कवि किसी को घोषित नहीं किया है। हाँ, हिंदी का प्रथम महाकवि वो अवश्य पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद बरदाई को घोषित करते हैं। हिंदी के प्रथम कवि की और वो सिद्ध कवियों की ओर इशारा मात्र करते हैं। तो शुक्ली जी का जो आशय है वो सरहपा से ही रहा होगा निश्चित रूप से। तो हिंदी का प्रथम कवि सर्वमान्य रूप से हम सरहपा को ही स्वीकार करते हैं। अब इसका विश्लेषण हम एक अलग से वीडियो में करेंगे कि सरहपा को ही हिंदी का प्रथम कवि क्यों माना जाना चाहिए। इसके लिए एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम इन सभी इतिहासविदों और इन्होंने किन किन कवियों को हिंदी का प्रथम कवि माना है और उन्हें क्यों माना जाना चाहिए और क्यों नहीं माना जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कि पुष्य या पुंड कवि या सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि क्यों नहीं माना जाना चाहिए और सरहपा को क्यों माना जाना चाहिए, इसके क्या आधार हैं, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाकर उसमें चर्चा करेंगे। हिंदी की प्रथम रचना, तो हिंदी की प्रथम रचना निर्विवाद रूप से देवसेन की श्रावकाचार जिसका रचना वर्ष 933 ईस्वी है, इसे ही माना जाता है, जिसमें 33 के आसपास दोहे जिनमें श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। प्रारंभिक हिंदी का स्वरूप क्या हो, भाषा का स्वरूप क्या हो, ये भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की एक बड़ी समस्या, एक बड़ी चुनौती इतिहासविदों के समक्ष रही है। तो यहाँ दो मत हम देखते हैं कि एक मत तो वो है जो अपभ्रंश को ही हिंदी मानता है। तो इसमें अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, ऐसा मानने वाले तीन विद्वान हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहु संकृत्यायन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब तीनों विद्वान क्या कहते हैं कि गुलेरी जी कहते हैं कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यानी अपभ्रंश के दो भेद किए उन्होंने, आरंभिक अपभ्रंश और उत्तर अपभ्रंश। अब अपभ्रंश का कालखंड आप देखें तो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का कालखंड माना जाता है। लेकिन अपभ्रंश जो है 1000 ईस्वी में समाप्त नहीं हुई, उसके बाद में जो है 1300-1400 14वीं सदी तक जो है अपभ्रंश का प्रयोग या अपभ्रंश की रचनाएं देखने को मिलती हैं। तो जो उत्तर अपभ्रंश है उसे गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी कहा है। राहु संकृत्यायन कहते हैं कि अपभ्रंश साहित्य जो है वो पुरानी हिंदी है, और शुक्ल जी कहते हैं कि शुक्ल जी भी यही कहते हैं कि पूर्ववर्ती और परवर्ती दो अपभ्रंश के भेद हैं। तो परवर्ती अपभ्रंश जो है वो पुरानी हिंदी है, जिसे उन्होंने
प्राकृत की रूढ़ियों में बद्ध हिंदी जो है उसे पुरानी हिंदी माना है। अब दूसरा जो पक्ष है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं मानते। वो कहते हैं कि आजकल अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, अपनी पुस्तक में उद्धृत करते हैं। और वो आदिकाल की रचनाओं को दो भागों में विभाजित करते हैं, अपभ्रंश की रचनाएं या अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं और लोक भाषा की रचनाएं। लोक भाषा या देश भाषा, देशी भाषा जिसमें हिंदी और उसकी बोलियां आती हैं, उसमें इस तरह से 1000 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी जो आदिकाल का कालखंड है, उस कालखंड में जो रचनाएं निर्मित हुई हैं उन सभी रचनाओं को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल की रचनाएं मानते हैं। साथ ही वो इसमें भेद करते हैं कि ये जो रचनाएं उन्हें दो भागों में बांटा जाना चाहिए। एक तो अपभ्रंश की रचनाएं, शंभु, पुष्पदंत और धनपाल आदि, राम सिंह आदि जो कवि हैं अपभ्रंश के, और लोक भाषा या देशी भाषा में रची गई रचनाएं। तो ये दो पक्ष हैं। वर्तमान में हम देखें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो मत है वो ही मान्य है, स्वीकार्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। आगे आने वाले वीडियोज में हम, जैसा मैंने आपको कहा कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाना चाहिए, इस पर हम अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन कौन सी हिंदी का जो प्रारंभिक हिंदी का जो स्वरूप है उस पर भी हम अलग से एक वीडियो बनाकर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप थम्स अप का जो साइन है उस पर जरूर क्लिक करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।